वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने कंज्यूमर राइट्स और उनसे जुड़े जो मामले हैं मींस कंज्यूमर राइट्स और जो मार्केट्स में कंज्यूमर के साथ जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं उससे वो किस तरह से अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं और कोर्ट जो है किस तरह से उनको जस्टिस देता है उनके बारे में देखा, और किस तरह से इनकी जो हिस्ट्री रही है मीन्स जो कंज्यूमर राइट आज हम देखने को मिलते हैं, जो हमें राइट्स जो मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो किस तरह से उनका राइज हुआ, किस तरह से कंज्यूमर मूवमेंट डेवलप हुआ और किस तरह से जो है कंज्यूमर फॉर्म बने और उसके अंतर्गत एक नया कानून बना जिसके बारे में हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है फॉर्मुलेशन किया गया था। और किस तरह से ये जो है कंज्यूमर के साथ जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है उससे जो है सेफगार्ड करता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेफ्टी टू एवरीवन्स राइट। तो यहाँ पे हम रियल लाइफ सिचुएशन ले रहे हैं, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये लॉ जो है कोर्ट में इन्फोर्स होते हैं और जो है लोगों को कंपनसेशन मिलता है। रेजी मैथ्यू एक हेल्थी लड़का है जो कि क्लास 9th में पढ़ रहा है। उसे केरला के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया क्योंकि उसके गले में टॉन्सिल थे। ENT सर्जन ने टॉन्सिलटॉमी के अंतर्गत जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन किया। एनेस्थीसिया मीन्स आप जिसके बारे में आपको पता ही है कि किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले जो है पेशेंट को सुन करने की या बेहोशी की दवाई दी जाती है। एनेस्थीसिया सही तरीके से ना देने के कारण रेजी को अब ब्रेन से रिलेटेड जो अबनॉर्मलिटीज़ थी वो जो होने लगी, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से जीवन भर के लिए जो था वो अपंग हो गया। उसके पिताजी ने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन में कंप्लेंट दायर की और मेडिकल नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी के लिए 5 लाख मुआवजे की मांग की। कमीशन ने कहा कि ये जो प्रूफ हैं वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है और इसे डिसमिस कर दिया। रेजी के फादर ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में है फिर से अपील की। नेशनल कमीशन ने इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हॉस्पिटल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कंपनसेशन के रूप में 5 लाख रुपए देने के लिए कहा। रेजी के साथ जो हुआ उसे में हमें पता चलता है कि किस तरह से अगर कोई सर्विसेज सही तरीके से डिलीवर नहीं करता है तो कोर्ट में अपील कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एक ग्राहक के रूप में हमें उन चीज़ों सर्विसेज को यूज़ करने से पहले हमारे पास उसकी सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें जो कि हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी तो और भी ज़रूरी है। बनाने वाले को सख्ती से मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको सख्ती से सेफ्टी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए और जो चीज़ें हम मार्केट प्लेस में खरीदते हैं उनको ख़ास तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, अगर ये डिफेक्टिव हो तो ड्यूरिंग कुकिंग मीन्स खाना पकाने के दौरान जो है हमें गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बनाने वाली कंपनी को सेफ्टी वाल्व की हाई क्वालिटी को इंश्योर करना होगा। इसके साथ साथ पब्लिक गवर्नमेंट एक्शन भी ज़रूरी है ताकि इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। और कई बार हमें फूड स्टफ़ से रिलेटेड जो बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें मार्केट को देखने मिलते हैं और इसकी वजह यह है कि इन रूल्स की सुपरविज़न कम है और कंज्यूमर मूवमेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम मार्केट में किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो हमें उसकी पैकिंग के ऊपर कुछ डिटेल्स देखने को मिलती हैं। ये डिटेल्स इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग होता है कि जिससे कोई भी प्रोडक्ट जो है मिलकर बनता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके ऊपर वो सारी डिटेल्स उसके ऊपर दी होती है। इसके साथ साथ मैक्स रिटेल प्राइस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग की डेट, एक्सपायरी डेट और बनाने वाले का पता भी शामिल होता है। इसके अलावा हम जब दवाई खरीदते हैं तो इसके पैकेट के ऊपर इसको इस्तेमाल करने के तरीके, इसके साथ साथ इसके गलत इस्तेमाल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी शामिल रहती है। इसके अलावा जब आप गर्म कपड़े खरीदते हैं और इसके धोने की मीन जो इसको वॉशिंग की जो इंस्ट्रक्शन है उसकी पैकिंग पर लिखी रहती है। ये रूल्स किस लिए बनाए गए, किसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को इस इंफॉर्मेशन को पैकेट के पर दिखाना पड़ा,
ऐसा इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर को एक राइट मिलना है, वो है जानने का अधिकार, कि जो भी चीज़ें और सर्विसेज वो कहते हैं उनकी फुल जानकारी उन्हें होनी चाहिए। इसलिए ग्राहक के पास ये अधिकार रहता है, वह किसी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और ये एक्सपायरी पीरियड से पहले ही ख़राब हो जाता है तो हम रिप्लेसमेंट की मांग कर सकते हैं। एक्सपायरी पीरियड प्रिंटेड नहीं है तो मैन्युफैक्चरर दुकानदार को ब्लेम कर सकता है, और इस स्थिति में आप मैन्युफैक्चरर और जो दुकानदार दोनों पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेडिकल लाइन में अगर लोग एक्सपायर हुई दवाइयाँ बेचते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर जानलेवा हो सकता है, और इसलिए उनके खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। इसी तरह से ही हर कोई विरोध कर सकता है अगर कोई प्रिंटेड प्राइस से ज़्यादा से किसी चीज़ को बेचता है। मीन्स अगर किसी पैकेट के ऊपर किसी चीज़ का जो प्राइस है 50 रुपये है तो उससे ज़्यादा ले रहा है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ साथ एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी जिसको गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज में एक्सटेंड किया गया है। अक्टूबर 2005 में भारतीय सरकार ने एक नया कानून बनाया था जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन का नाम दिया गया, जिसका काम सरकारी कार्यालयों के काम की सही इन्फॉर्मेशन देना था। आरटीआई के प्रभाव को इस तरह से समझा जा सकता है कि सिचुएशन हम ले रहे हैं। अमृता जो कि इंजीनियरिंग पास ग्रेजुएट स्टूडेंट है, सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जॉब में अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू में शामिल होने के बावजूद भी उसे अपने रिज़ल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और इसको लेकर जब उसने सरकारी दफ्तर के जो जुड़े अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी इस समस्या पर कोई ध्यान ना दिए। इसलिए उसने एक आरटीआई के अंतर्गत एक एप्लीकेशन दायर की और कहा कि उसका ये अधिकार है कि उसके रिज़ल्ट को एक निश्चित समय में बता दिया जाए ताकि वह अपने भविष्य के लिए आगे प्लान कर सके। और इसके बाद उसके रिज़ल्ट के लेट होने के कारणों के बारे में ही अवगत नहीं कराया गया, जबकि उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ़ंड। अभिराम जोगी अंसारी नगर में रहती है। उसने लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल कोर्सेज की कोचिंग के लिए दाखिला लिया जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। कोर्स को ज्वाइन करने से पहले उसने 61,020 रुपये की फ़ीस 2 साल के कोर्स के लिए पहले ही चुका दी, लेकिन कोर्स के 1 साल बाद ही उसने कोर्स को छोड़ने का फ़ैसला ले लिया क्योंकि उसने देखा कि टीचिंग की क्वालिटी जो है वो सही नहीं है। जब उसने इंस्टीट्यूट को से 1 साल के बाद रिफ़ंड की मांग की तो इंस्टीट्यूट ने उसे क्लियर कट मना कर दिया। इससे परेशान होकर उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया तो कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि उसको रिफ़ंड के रूप में 28,000 रुपये इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए जाएं क्योंकि उसके पास चुनने का अधिकार है। इंस्टीट्यूट इस फैसले से सहमत नहीं हुआ तो उसने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील दायर की। स्टेट कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को बनाए रखा और इंस्टीट्यूट को 25,000 रुपये के साथ साथ जो न्यायिक मुआवजे के रूप में मीन जो कोर्ट में जो पैसा खर्च हुआ था लगभग 7,000 रुपये भी देने को कहा। तो इसके बाद स्टेट कमीशन ने एजुकेशनल और प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट थे उनको आदेश जारी किया वो कि वह किसी भी कोर्स के दौरान स्टूडेंट की फ़ीस को एडवांस में नहीं ले सकते हैं। मीन्स वो पहले से फ़ीस जो है नहीं ले सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन या 1 या 2 किस्तों में जो है वो फ़ीस को ले सकते हैं। पूरी फ़ीस को कोर्स के दौरान जो है एडवांस में नहीं लिया जा सकता, और जो कोई भी इस आदेश की उल्लंघना करेगा उसको जुर्माना या सज़ा भी दी जा सकती है। तो इस तरह के वर्डिक्ट से आपने क्या देखा, ग्राहक को किसी भी सर्विस को उसको चुनने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए जब आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं लेकिन दुकानदार आपको फोर्सफुली कहता है कि आपको टूथपेस्ट अगर खरीदनी है तो आपको ब्रश भी खरीदना पड़ेगा, और यदि आप टूथपेस्ट ही खरीदना चाहते हैं ब्रश नहीं खरीदना चाहते तो इसका मीनिंग है कि आपको पास चुनने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से गैस सप्लाई डीलर आपको मजबूर करते हैं कि आपको न्यू कनेक्शन पर गैस सिलेंडर के साथ गैस स्टोव भी लेना होगा। इस तरह से आपको वो चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जो आप नहीं खरीदना चाहते। इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती। चूज़ टू जो राइट का जो अधिकार है वो वहाँ पे वायलेट होता है। तो इसके लिए कंज्यूमर को जस्टिस लेने के किस तरह का कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से जो है कंज्यूमर को
जो है राइट जो जस्टिस में मिलता है। कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि अगर उनके साथ कोई गलत होता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यदि ग्राहक को कोई नुकसान होता है तो उसके नुकसान के हिसाब से उसको मुआवजा मिलेगा। ऐसा करने के लिए एक आसान और प्रभावी पब्लिक सिस्टम चाहिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और अब ये आप जानने के इच्छुक हो जाएंगे कि किस तरह से जो इफ़ेक्टेड जो पर्सन होता है उसको मुआवजा मिलता है। उदाहरण के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण ले रहे हैं जिसका नाम प्रकाश है। उसने गांव में अपनी बेटी की शादी के लिए एक मनी ऑर्डर भेजा। वह पैसा उसकी बेटी तक नहीं पहुंचा जब उसे ज़रूरत थी, जबकि निश्चित समय से के बाद भी, कई महीनों के बाद भी ये पैसा नहीं पहुंचा। प्रकाश ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट में रिपोर्ट की, जो कि दिल्ली में है। जो उसके साथ हुआ यहाँ पे ये पिक्चराइज इसको किया गया है। फर्स्ट, प्रकाश अपनी बेटी को पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। सेकंड, प्रकाश को पता चलता है कि पैसा उसकी बेटी तक नहीं पहुंचा। थर्ड, प्रकाश पैसे के बारे में पोस्ट ऑफिस में पूछताछ करता है। फोर्थ, पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिलता है। फिफ्थ, प्रकाश लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में सलाह लेने के लिए जाता है। सिक्स, प्रकाश कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए जाता है और इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है। सेवन्थ, वह कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करता है। एट्थ, जज डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। नाइन्थ, जज कोर्ट के फैसले को सुनाता है। तो इस तरह से उसको जस्टिस मिला। भारत में कंज्यूमर मूवमेंट के आने से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिन्हें कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहा जाता है। वह कंज्यूमर को गाइड करते हैं कि किस तरह से कोर्ट में केस दायर किया जाता है। कई बार वह इंडिविजुअल कंज्यूमर की तरफ से भी पैरवी करते हैं। इन समय से भी मीन्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन बिना विदाउट एनी फीस काम करती हैं और इनको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और अक्सर सरकार की तरफ से इनको आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि ये लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सके। इसके साथ साथ रेजिडेंशियल कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वहाँ पे रेजिडेंशियल वेलफेयर बोर्ड होता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। यदि इनके सदस्य के साथ कुछ गलत होता है, मीन्स कोई भी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, तो ये जो ग्रुप जो कमेटी है वो इसके अगेंस्ट कार्रवाई करती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत तीनों कोर्ट के जो लेवल हैं, मीन्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो नेशनल लेवल के कोर्ट हैं, वो अलग अलग तरह के जो मामले हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट 20 लाख से ऊपर वाले के जो मामले हैं उनकी सुनवाई करता है। स्टेट लेवल बोर्ड 20 लाख और 1 करोड़ के बीच के मामलों की सुनवाई करता है। और नेशनल लेवल कोर्ट 1 करोड़ से ऊपर वाले मामलों की पैरवी करता है। और इसके साथ साथ अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट किसी मामले को मीन्स किसी कंज्यूमर को डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट या नेशनल लेवल की कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इसलिए इन राइट्स की ने कंज्यूमर को इनेबल कर दिया है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है मार्केट्स में, तो वो कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो लीगल एक्शन है वो ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।